चलिए अब बात करते हैं दो टूक में, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है और अयोध्या में एक बार फिर निषाद राज की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा की वजह एक मीठी चाय की प्याली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निषाद समाज की महिला मीरा मांझी के घर जाकर पी थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे के दौरान मीरा मांझी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मांझी परिवार के साथ चाय की चुस्की ली। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मीरा को नए साल का तोहफा और बधाई संदेश भी भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी खुद दिया था और ऐसा करके पीएम ने त्रेता युग की परंपरा को कायम रखने का एक संकेत और संदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पारंपरिक या भावनात्मक मेल मिलाप था? दरअसल पीएम का यह कदम राजनीतिक गलियारे में बहस का विषय बन गया है, क्योंकि विपक्ष इसे जातिगत राजनीति से जोड़कर देख रहा है। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निराशा दर्शाती है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़ों की बात करती है, जबकि ये वही पिछड़ा समाज है जिसकी 69,000 शिक्षक भर्तियों में नौकरियां खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो जातिगत जनगणना है उसका ये लगातार विरोध करते गए। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे उनको छुपा के रखा, जो हमारे देश की जनगणना थी उसको रोक के रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही है और पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आज निर्णायक भूमिका में है। वो भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने हथकंडे अपना ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में मीरा मांझी के घर पे उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी के नाते गए थे, लेकिन विपक्ष ने उनकी जाति देखना प्रारंभ कर दिया। अब जाति देख रहे हैं तो कम से कम ये प्रोपेगेंडा भी उनका समाप्त हुआ। जो पीडीए का राग गा रहे थे, उन्होंने इस सच को स्वीकार तो कर लिया कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में किसी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है, हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता। हर दल, हर नेता के हर कदम के पीछे एक बड़ा संदेश होता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा मांझी के घर पहुंचे तो इस मुलाकात के पीछे भी बड़ा सियासी संदेश था, और वो संदेश ये था कि बीजेपी धर्म के साथ साथ जातीय वोट बैंक को भी अपने पाले में करने से पीछे नहीं हटने वाली। तो अब सवाल ये कि बीजेपी की धर्म और जाति कार्ड के खिलाफ विपक्ष कौन सी रणनीति अपनाने वाला है, और क्या विपक्ष के पास बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ है? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यू स्टेट के ये बड़े सवाल। धर्म के साथ जाति कार्ड, बीजेपी की विपक्ष पर मार। मंदिर से निकलेगा रास्ता, जाति से जीत का वास्ता। धर्म और जाति की लड़ाई, विपक्ष में टेंशन हाई। 24 का चुनावी समर, जातिगत वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। मंडल वर्सेस कमंडल आधार, 24 की नैया होगी पार। तो ये थे न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, और इसी के साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जी, जो कि बीजेपी से हैं, जुड़ चुके हैं। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, INDIA के मुख्य दल होने के नाते भी जिस तरीके से बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक सनातनी और साथ ही अब जाति को लेकर अपना जो प्रेजेंट किया है, क्या उसका कोई तोड़ विपक्ष के पास है? क्योंकि ऐसा फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहा। दीपशिखा जी नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। आपके प्रश्न में जो मुझे समझ में आया कि आप तो मान बैठे हैं कि तोड़ नहीं है। अब जब आप मान ही बैठे कि तोड़ नहीं है तो प्रश्न आप वैसे ही करेंगे। बता दूं आपको, ये आप लोगों के मान लेने या उनके कह देने से नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है ना तो उसे कहना नहीं पड़ता है। इनकी करनी और कथनी का अंतर अभी आपने देखा होगा
कि बिना कोई चर्चा के कोई बिल लाके वापस कैसे उसको वापस लेना है, ये जो हमने देखा है आजकल होते हुए, ये इन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है। अगर ये इतना समझदार, इतने अच्छे, इतने सही कार्य कर रहे होते तो ये पलटना क्यों पड़ता? और जो ये बातें हो रही कि किसके द्वारा, जब रामचंद्र जी गए होंगे शबरी माँ के पास तो वो ये सोच के नहीं गए होंगे कि उनके नाम से राजनीति की जाएगी। आपने देखा जब प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, आज नहीं कल ही आया है गैस। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है दीप शिखा जी, आपने उसकी जिक्र नहीं की। उनके पास कब पहुंचा, घर बना, और घर बनाया किसने? मोदी जी ने। सोचिए, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश की सरकार, इस देश की जनता से बनने वाली सरकार, वो क्या दे रही है? हमसे ही लेके हमको दे रही है ना। और जिसको 10 साल में परसों मिला हो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, इस देश में उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत बची है क्या? अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं यहाँ पर और आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जातिगत जनगणना का स्टॉक कहीं ना कहीं आपके ओर से चला गया था। जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर खुलकर जातिगत जनगणना को लेकर बात हुई, क्योंकि आप ये कह रही थी कि मैं मान गई हूं। अब जातिगत जनगणना को लेकर ही आप लोगों की ही INDIA के जो घटक दल है उनके ओर से या तो कोई बयान नहीं दिया जाता है और कुछ लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्यों ना माना जाए कि ये जो सोशल एक ये आपका नैरेटिव था राजनीति का, वो यहाँ पर ढंग से सेट नहीं हो पाया? जब तक ना नैरेटिव सेट करना, ढंग से सेट करना, वोटरों को सिर्फ लुभाने का काम करना, ये हम ट्रेंड में लेते रहेंगे दीप शिखा जी, प्रॉब्लम होती रहेगी। दिक्कत इस बात की है ना कि आप लोग जो जिस ट्रेंड की बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली की बात करते हैं। जब मैंने प्रश्न किया कि जिस महिला को एक दिन पहले गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला हो, उस देश में विश्व गुरु बनने और देश के विकास और अर्थव्यवस्था की बात करते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हमें शर्म नहीं आती कि इस देश में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक महिला के घर पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं? चलिए, ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी। अभिषेक जी की परसों मिला है जी, ये सवाल मैं पूछूंगी और इस समय हम अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी से भी जान लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से आप लोग ये कहते रह गए जातिगत जनगणना का कार्ड कहीं ना कहीं, दूसरी तरफ बाकी चीजें, लेकिन बीजेपी तो अपना काम कर रही है। ऐसा लगता है कि जो राजनीति इस समय खेल बन चुकी है, जिसमें शर्तें बीजेपी की है, विपक्ष की बस प्रतिक्रिया आ रही है। धन्यवाद दीप शिखा जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही है, लेकिन अगर आप देखिए कि बाकायदा बिहार में तो जातिगत जनगणना चालू भी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को सीख लेते हुए कम से कम जातिगत जनगणना करा देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में बोला कि जो भी आंकड़े आएंगे उसको बाकायदा साझा करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं करा रही है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आप जाति के ऊपर बोल रहे हैं, तो मुझे एक बात आपकी बात पे ध्यान आ गई। जब आप हमारे महिला साथी के साथ जब बात कर रही थी, सुधा जी के साथ कह रही थी, मुझे एक घटना याद आ गई कि ब्रजेश पाठक जी की एक घटना याद आ गई जिसमें वो तहरीक भोजन पे गए हुए थे और वहां पे भोज में बाकायदा सम्मिलित तो हुए, लेकिन एक कौर भोज तक का रखा था उन्होंने। मुझे वो घटना भी याद आ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले सत्र में बाकायदा गए थे एक दलित महिला के यहाँ खाना खाने के लिए, और वहां पे एक महिला मंत्री ने खाना बनाया था और नए नए पकवान उनको परोसे गए थे। तो कौन सी चीजों के लिए बात करती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दोहरे चरित्र की पार्टी है, हमेशा छलावे के काम करती है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल जनता जनार्दन है और जनता इन चीजों को जानती भी है। अभी आपने एक बात, क्योंकि आपने वॉक थ्रू में एक बात भी कही थी जब मंदिर की बात आई थी, तो मंदिर से मुझे ध्यान आ गया कि इनके भारतीय जनता पार्टी के साथी घटक दल में तो एक नेता ऐसे भी हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं और आरती भी उतरवाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पाखंडी लोग जमा हैं। आलोक जी के पास चलते हैं और आलोक जी से एक सीधा साधा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आलोक जी, अगर विपक्ष करे जाति तो फूट डालो, शासन करो की राजनीति, लेकिन बीजेपी करे जाति तो कहीं ना कहीं राम नीति। और साथ ही सुधा जी का जो सवाल उसका जवाब भी। देखिए दीप शिखा जी, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी कितने दलितों के, कितने गरीबों के घर पर गए, चाय पी, खाना खाया, और भी नेता लोग जाते रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी चले गए तो उसमें कौन से ऐसा अनुचित बात हो गया है? और जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, मान लीजिए देर से ही सही, उसको लाभ तो मिला। ये तो नहीं था, कांग्रेस ने तो दिया ही,
कांग्रेस ने तो दिया ही कुछ नहीं। जिस बात की दम भरते हैं आप, 60 वर्षों में कांग्रेस ने तो दिया ही कुछ नहीं, सिर्फ खोखले वादे किए। कहां से रहे हैं आलोक जी? बेच कहां से रहे हैं? आलोक जी, एक पर्टिकुलर आलोक जी बड़ी साधारण सी बात है कि अगर आप आलोक जी बड़ी साधारण सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अगर 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने या किसी पार्टी ने देश के लिए या प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 सालों के शासनकाल में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। ये बटे कहां पे, ये गए कहां पे? देखिए, जो सुधा मिश्रा जी और अभिषेक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आलोक जी से एक बार जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब लेने दीजिए। आलोक जी, एक बार फिर से आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर विपक्ष करे तो फूट डालो, शासन करो की राजनीति, लेकिन अगर आप लोग करें तो क्या राम नीति? हम तो राम को मानने वाले लोग ही हैं। रामनीति तो है ही हमारे रग रग में, इसमें कहाँ दो मत है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहां बना के खड़ा कर दिया। रामनीति और इसमें अगर रामनीति है तो हमको राजनीति क्या है, लेकिन जो ये हिंदी वाले लोग हैं, जो ये हिंदी के लोग हैं, ये आपस में है सब में। और रामनीति की बात आप कल भगवंत सिंह मान कह रहे थे कि कांग्रेस ने बात कर रहे हैं, कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी। ये अखिलेश जी बोलेंगे कांग्रेस चिरकुट है, जहाँ पे सिर्फ बंदर बात करना चाहते हैं, जहाँ पे एबीपी ने कितने लोगों के। अच्छा सुधा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये चर्चा कहीं ऐसे ना खत्म हो जाए। सुधा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जातियों की बात और धर्म की बात, कुछ लोग अगर बात करें सोशलिस्ट के अनुसार तो इसे वैचारिक भ्रम मानते हैं, खासकर तब जब चुनाव होने वाले होते हैं ताकि मतदाताओं को अपने पाले में किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस किस मुंह से जाति के आरक्षण की बात करती है, जातियों को लेकर कहती है, क्योंकि जो उनके मुख्य नेता रहे हैं, चाहे बात इंदिरा गांधी की करें या राजीव गांधी की करें, उनका तो हमेशा से यही एक पॉइंट रहा था कि जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आप लोगों की ओर से बार बार लेकिन जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो उठाया जाता है। दीपशिखा जी, जब राहुल जी ने इसकी बात शुरू की, उन्हें कहा था कि हाँ कुछ चीजें थी जो रह गई, लेकिन क्या हमेशा जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं, आप जानती है ना कि बहुत बार चीजें जो सही नहीं हो पाती हैं उसको आने वाली पीढ़ियां सही करती हैं। तो इसमें ये प्रश्न खड़ा करना, जबकि भाजपा के साथ जो गठबंधन में सुभाषपा के लोग, बाकी जो लोग उनके साथ शामिल हैं, वो स्वयं इसकी बात करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो इस पे प्रश्न उठा रहे हैं उनके घटक दलों के साथ क्या करेंगे। और मेरा पहला ही प्रश्न था, राम मंदिर के मसले को इस तरह उठा के राजनीति कर रहे हैं, जितने शंकराचार्य हैं वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, वो लोग क्यों कह रहे हैं गलत हो रहा है। दूसरी बात, मैंने आलोक भाई से पूछा था, जो ये बात करी कांग्रेस नहीं दे पाई, कांग्रेस ने देश को आज स्वाभिमान करने की जो हिम्मत दी है, जिस जगह हम खड़े हैं, ये कांग्रेस, अगर ये लोग होते तो माफीनामा लिख रहे होते, वही माफीनामा जो लिख रहे थे, और यही लोग बैठ के कहते हमारे पास कुछ है नहीं, हम करें क्या, हमें कोई कुछ कर दे। हमने उस समय में इस देश को खड़ा करने की कोशिश की और इस बात का गर्व है हमें कि देश खड़ा हुआ, चल रहा है, दौड़ रहा है। अभिषेक जी के पास आना चाहूंगे। अभिषेक जी, खोखला भी करने की पूरी कोशिश की। अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है बीजेपी के, चाहे जब राजीव गांधी जी ने अयोध्या में जिस तरह से पूजा करने का अधिकार दिलाया, उसका राजनीतिकरण नहीं किया था। मंदिर आप लोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्लियामेंट में मैं 1 रुपया देता हूँ, 19 पैसा पहुँचता है गरीब के खाते में। अरे आपके यहाँ तो कुछ भी कहते हैं, सुबह कहते हैं, शाम को वापस करना पड़ता है, कैसी बात करते हैं आपके यहाँ तो संविधान। चलिए अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी देखिए कहीं ना कहीं जो सनातन के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के साथ आप लोगों की नजर में जो जाति कार्ड भी बीजेपी खेल रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट में आप लोग क्या कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के लिए कितना ही समय बाकी रह गया है, लेकिन जिस तरीके से आप चाहे बात कर लें अलग अलग मुद्दों की, अलग अलग चीजों की, बीजेपी के जो वोटर है उनके प्रति विपक्ष का जो तिरस्कारपूर्ण रवैया जो सामने आता है, इससे तो बीजेपी को ही फायदा होता है। आप बीजेपी को गाली दीजिए, लेकिन अक्सर सनातन को कहीं ना कहीं बयान ऐसे निकलते हैं जो खराब लगते हैं सुनने में भी। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा नजर आता है कि शतरंज की बिसात में पुरानी शैली की जो चालें हैं चली जा रही हैं और अब उनका कोई काम नहीं है। क्या नहीं कहा इन्होंने सनातन के विरुद्ध?
कौन सी भाषा आज मर्यादित भाषा? देखिए मुझे बड़ी मैं सिर्फ आपकी बात का इतना ही जवाब दूंगा कि अगर आलोक जी हैं तो आलोक जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछ दूंगा। अभी सनातन की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब राम जी की बात आती है तो उनके भाई भरत की भी बात आती है। और जब मैं सिर्फ आलोक जी से, क्योंकि अपनी मैं तो हम लोग तो तुच्छ लोग हैं, हम लोग पूछना चाहते हैं क्योंकि ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं। तो जब भरत जी की बात आती, भरत जी के सामने एक बड़ा प्रश्न था कि जब उनकी गद्दी पे बैठ तो सकते नहीं थे तो उन्होंने खड़ाऊ उनकी रखी थी। वो खड़ाऊ कैसे रखी थी और उसकी अयोध्या नगरी की बाकायदा एक खास विशेषता हुआ करती थी, वो कि वो जो नगरी अयोध्या नगरी जो थी वो उसकी रक्षा करने के लिए किसको दायित्व दिया गया था, राम जी की परेशानी क्या थी कि उस अयोध्या नगरी की जो था उसको बाकायदा उसको सुरक्षित कैसे की जाएगी, और किस महिला ने, मैं बड़ी गर्व के साथ कहता हूं क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उस किस महिला ने बाकायदा हम सब लोग उनको माता के रूप में भी मानते हैं, तो किस महिला ने उसकी रक्षा के बीड़ा उठाया था, इस बात के बारे में आलोक जी जवाब दे दे। हम थोड़ा अज्ञानी लोग हैं। दूसरी चीज अभी जो आपने बात कही, तो देखिए हम लोग तो बाकायदा इन सब चीजों पे नहीं, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आपने घोसी उपचुनाव में भी आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने को छोड़ करके और अमित शाह जी को छोड़ करके बाकी पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सब लग गया, लेकिन घोसी में क्या हुआ ये सबने देखा। तो मैं बहुत ज्यादा अभिषेक जी बस सीधी पंक्ति में ये जानना चाहूंगी, विपक्ष की ठोस रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल पास है इलेक्शन। दीपिका जी, मैं अपनी रणनीति बनाऊंगा, लेकिन मैं अज्ञानी लोग हैं, तो एक जो मैंने प्रश्न किया आलोक जी से, मैं उसका जवाब चाहता हूं। देखिए अगर इस प्रश्न पर हमने बहस करनी होती तो मैं भी एक प्रश्न आपसे पूछ लेती कि किसने दशरथ जी के जो युद्ध का रथ था उसमें अपनी उंगली देकर उसकी धुरी को बचाया था? मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और बाकायदा अगर आपको रामायण बताइए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी ना, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। माता कैकेयी ने ऐसा किया था और उसी के बाद जो 2 वचन हैं वो राजा दशरथ ने दिए थे कि आप ये 2 वचन कभी भी मांग सकती हैं। तो इस पर हम चर्चा बहस नहीं कर रहे हैं, मुझे बस ठोस रणनीति जाननी है विपक्ष की। आप उस ठोस रणनीति का जवाब दे दीजिए। आप लोगों के पास गूगल भी होगा, आराम से खोलकर आप न जाने कितने प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। आप वहां पर बैठे हैं स्क्रीन पर, कोई बात नहीं, हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक जी जो मेरा सवाल, उस पर एक पंक्ति पर जवाब। रणनीति पे आप बात करें तो देखिए रणनीति हमारी सिर्फ एक इतनी है कि हम उन चीजों पे सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जनता, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे पाखंड फैलाया, इन पे बात कर रहे हैं। और 70 सालों में जितना कर्जा नहीं था, 10 सालों में 2,05,000 करोड़ रुपए का, मतलब जीडीपी का 81% कर्जा हो गया है। वो कर्जा कहां पे, बाकायदा जो पैसा लिया गया वो खर्चा कहां पे हो गया हुआ है, अरबों खरबों रुपए बाकायदा खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उस खर्चे का विवरण भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि कहां कहां पे किस मद में खर्चा हुआ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें अभी तक खर्चे का कहीं पे कोई, चलिए यानी कि आप लोगों की जो रणनीति है वो वही है, वो जो मुद्दे हैं वही है। आलोक जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा है चुनावों के समय अक्सर जातियों की बात निकलती है, धर्म की बात निकलती है। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि हम तमाम जातियों को साथ लेकर चलते हैं, हम बिल्कुल भी ओछी राजनीति नहीं करते हैं, तो जातिगत जनगणना से बहर कैसा? किसने बोला हम जातिगत जनगणना कराने के विरुद्ध है? ये लोग जबरदस्ती इस बात को बोल रहे हैं। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई दीपिका जी, वो नीतीश कुमार के समय में हम भी उस गवर्नमेंट में उनके साथ थे, बकायदा हमारे मिनिस्टरों का भी उस पर दस्तखत है। तब जातिगत जनगणना शुरू हुई, जिसको बाद में गलत ढंग से उन्होंने पेश कर दिया और आंकड़े सही नहीं जुटाए। और अभी ये कह रहे थे खड़ाऊ की बात, तो बीच में बहन बैठी हुई है, ये तो 6 दशक से खड़ाऊ ढो रहे हैं लोग। खड़ाऊ की बात इनसे कीजिए कि खड़ाऊ कैसे ढोया जाता है। 6 दशक से खड़ाऊ ही ढो रहे हैं गांधी परिवार का। देखिए सनातनी होने का ढोंग करने के बाद आप खड़ाऊ की बात को भी इस तरह समाजवादी पार्टी जितना गोल्ड टोपी पहन के बिरयानी खाते वो सब बिरयानी बाहर आ रहा है। कैसे लोग हैं जो उस खड़ाऊ जो सम्मान की बात है उसको आपने उपहास में उठा दिया। अरे आप लोग बिरयानी बाहर आएगा। और जितना आप सनातन धर्म को गाली दिलवाइएगा, आप मजाक बना रहे हैं। आज आपने माखौल लाया है, हम लोग मजबूत होते चले जाएंगे। सनातन धर्म का जितना आप मजाक बनाएंगे, सनातन धर्म का, उससे हमारी मजबूती होगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरे बहन क्यों आप घबरा रही हैं?
आपको तो दो चार सीट देंगे, आप उस खड़ाओ जो एक सम्मान का प्रतीक था, जो बड़े भाई के प्रति प्रेम का प्रतीक था, जो वो सनातन धर्म की कल्चर को दिखाता है, सबसे दिखाता है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐलान कर दिया है, आप उसका मजाक। चलिए आपके पास आना चाहूंगी सुधा जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि विपक्ष अपनी रणनीति बताता है लेकिन वो रणनीति ज्यादा समय तक चल नहीं पाती। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी जी की यात्रा, जिसने कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों को एहसास करवाया कि एक मेहनती नेता है वो, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि क्या विपक्ष अभी भी इस इंतजार में है, अपना टाइम आएगा? प्रश्न कभी पक्ष से ही पूछ लीजिए, विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, हमें सत्ता में आना क्या है, काम कर जनता रहा है? को जगाना है, जनता को जागृत करना है, इस देश की सच्चाई बताना है। हम अपने काम को सड़क पे उतर के कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। प्रश्न इनसे करिए जो सनातन का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से प्रश्न करिए कि आप ये अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है। खड़ाऊ शब्द को लेके मजाक बना रहे हैं, कैसे सनातनी है आप? अभिषेक भाई पूछिए इनसे, क्या सनातन के बारे में कुछ भी पता है इन्हें? ये सनातन के होने के बावजूद खड़ाओं के नाम पे मजाक बना रहे हैं। सुधा जी बस रणनीति बता दीजिए, एक ऐसी रणनीति जो आपको लगे कि बीजेपी का मुकाबला कर सके, किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद इस समय देश की जनता कर रही है। तो चलिए आप तीनों का धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। हम एक भारत देश में रहते हैं जो लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आपको यह जानकर अचरज होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा जो बात होती है वो धर्म की होती है और वो जाति की होती है। हमारा जो विकास है वो आर्थिक तौर पर गिना जाता है, लेकिन आर्थिक तौर पर विकास और सामाजिक मुद्दों से हम कोसों दूर चले जाते हैं और हमेशा राजनीति के केंद्र बिंदु में धर्म और जाति आ जाती है। उसी के सहारे जीत और हार भी कई बार तो तय होती है। दो टोक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।